मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन फर्स्ट ईयर का सेकंड टॉपिक राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। ठीक है, अपन ने कल चर्चा की थी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट टॉपिक है राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। ठीक है, तो उसके अंदर थोड़े 2-4 पॉइंट है वो रह गए थे, तो वो मैं आपको आज बता देती हूँ। जैसे मान लो पहले राजस्थान का मैप है वो बनाती हूँ। जैसे मान लो ये आपका राजस्थान का मैप है, इसके अंदर 2-4 बातें कल रह गई थी वो आज अभी समझा देती हूँ। ठीक है, जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कल नहीं बता पाई थी, दिमाग से थोड़ा सा स्लिप हो गया था इसलिए सॉरी। ठीक है, अब जैसे मान लो आपका राजस्थान की जो लंबाई और चौड़ाई, जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो समझाई थी मैंने कल, उसी के अकॉर्डिंग जैसे अगर देखा जाए तो इसकी लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है, किसकी? राजस्थान की। तो राजस्थान की जो लंबाई है वो तो आपकी कितनी है? 826 किलोमीटर। ठीक है, और चौड़ाई है वो कितनी है? 869 कितनी किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपकी लंबाई चौड़ाई कल रह गई थी, मेन पॉइंट है जो इसके अंदर। उसके बाद है कि ये जो आपका राजस्थान है वो भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे फैला हुआ है, तो आपका कितना आएगा? 10.41। ठीक है, तो ये क्या है? जैसे मान लो इंडिया का जो पार्ट है, इंडिया जो अपना है उसके अंदर राजस्थान है वो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे फैला हुआ है, कितने प्रतिशत भाग पे फैला हुआ है, तो कितना आ जाएगा आपका ये? 10.41। ठीक है, उसके बाद में है आपका क्षेत्रफल 3,42,239 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये आपके 2 पॉइंट रह गए थे कल, स्थिति और विस्तार पढ़ाया था ना राजस्थान का, तो इसके अंदर ये पॉइंट है मैं भूल गई थी, इसलिए दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारे न्यू टाइप के जो क्वेश्चन लगते हैं ना उसमें पूछ सकते हैं कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे राजस्थान है वो फैला हुआ है, या पूछ सकते हैं कि राजस्थान की लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है। तो इस अकॉर्डिंग ये तुम्हारा कल का टॉपिक है, थोड़ा सा रह गया था। क्षेत्रफल है वो पूछ सकते हैं, तो इस अकॉर्डिंग क्या है राजस्थान का ये क्षेत्रफल और लंबाई चौड़ाई है। जैसे तुम्हारे एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकते हैं कि भारत के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखने वाला कौन सा राज्य है, तो उसमें क्या आएगा? राजस्थान, क्योंकि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो जितने भी राज्य हैं भारत के उनमें पहले स्थान रखता है। और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर ये पूछ लिया जाए तुम्हें न्यू टाइप में कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर आएगा। ठीक है, और सबसे छोटा धौलपुर। ठीक है, अगर इनका क्षेत्रफल अगर पूछा जाता है तो कितना आ जाएगा? 38,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये तो क्या है? जैसलमेर का क्षेत्रफल है। और धौलपुर का अगर पूछा जाता है तो आपका आ जाएगा 3,034 वर्ग किलोमीटर। ठीक है,
यानी कि पूरे भारत के अंदर तो क्या है इसका क्षेत्रफल, भारत के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखने वाला राज्य कौन सा है? आपका राजस्थान है। और राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखने वाला क्षेत्र कौन सा आता है? आपका जैसलमेर आता है। और सबसे छोटा इसके अंदर कौन सा है राजस्थान के अंदर? ये आपका आएगा धौलपुर। और वर्ल्ड तुम्हारे इंडिया के अंदर कौन सा है? गोवा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन क्या है आज के मेन टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, आज का अपना टॉपिक क्या है? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान को भौतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में डिवाइड किया गया है, और अगर अपन इसको विभाजित कर देते हैं तो उनकी क्या है जलवायु, तापमान, जनसंख्या, उसका क्षेत्रफल, ये सब का क्या है अलग अलग आता है। तो अध्ययन की दृष्टि से इसको सुगम बनाने के लिए क्या है राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं वो कितने भागों में बांटे गए हैं? 4 भागों के अंदर बांटे गए हैं। 4 भाग अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है, भौतिक प्रदेश। पहला आता है आपका उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, पहला पार्ट भौतिक प्रदेशों का, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ये तुम्हारा एक न्यू टाइप का क्वेश्चन भी बन जाता है, पूछ सकते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं, तो कितने आएंगे तुम्हारे? 4। दूसरा है आपका अरावली प्रदेश। ठीक है, तीसरा है तुम्हारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, तीसरा पार्ट। और चौथा है आपका क्या? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 4 हिस्सों में बांटा गया है। इनको समझाने की दृष्टि से ऐसे तो मैं तुम लोगों को फटाफट बता भी सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बोर्ड पे समझा रही हूँ कि तुम्हें साथ साथ याद भी हो जाए थोड़ा बहुत। भौतिक प्रदेश कौन से हो गए? 4। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब अपन सबसे पहले पहला पॉइंट पढ़ेंगे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसको क्या है 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है? शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश, और दूसरा है आपका अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है, 2 हिस्सों में बांटा गया। पहला तो तुम्हारा क्या है शुष्क प्रदेश और दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश। इसको क्या है महान मरुस्थल भी कहा जाता है। इसको रेतीला मैदान भी कहा जाता है, रेतीला भाग। ठीक है, रेतीला भाग। इसको क्या है शुष्क प्रदेश को महान मरुस्थल रेतीला भाग भी कहा जाता है। अब क्या है इसके भी अलग 2 पॉइंट बनाए गए, 2 भागों में डिवाइड किया गया। कैसे? शुष्क बालुका मुक्त प्रदेश, बालुका स्तूप,
बालू का स्तूप मुक्त, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है, समझ में आया? दोबारा से बता देती हूँ एक बार कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को क्या है, 4 हिस्सों में बांटा गया है। 4 हिस्से कौन से? पहला उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब अपन सबसे पहले क्या है, पहला पॉइंट उठाएंगे और उसके बारे में, क्योंकि ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, काफी बड़ा टॉपिक है, इसलिए ये टॉपिक तुम्हारा 3-4 दिन चलेगा। तो सबसे पहले क्या है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को क्या है, मेन 2 हिस्सों में बांटा गया। पहला क्या है, शुष्क प्रदेश या रेतीला भाग, दूसरा क्या है, अर्ध शुष्क, यानी इससे थोड़ा सा क्या है, अर्ध यानी थोड़ा क्या है, शुष्क ना होके थोड़ा सा नम होता है, जिसे अर्ध शुष्क कहा जाता है। अब इसको भी क्या है, शुष्क प्रदेश को क्या है, 2 हिस्सों में बांटा गया। कौन कौन से? बालू का स्तूप युक्त, ठीक है, बालू का स्तूप मुक्त। मुक्त का मतलब जिस क्षेत्र के अंदर बालू का मतलब जो रेत के टीले होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, तो इसको 2 हिस्सों में बांटा गया, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब अपन क्या है, आगे इसको मैप के अकॉर्डिंग मैं तुम लोगों को समझाऊंगी कि किस अकॉर्डिंग क्या है आपकी ये क्षेत्र है ये मिलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपका अरावली प्रदेश है, ये क्या है आपका अरावली, और अरावली के पश्चिमी भाग के अंदर आपका क्या पाया जाता है, महान मरुस्थल पाया जाता है। महान मरुस्थल कह दो या उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कह लो, ये आपकी क्या है, अरावली। ठीक है, अब इसको क्या है, इसको इस क्षेत्र को भी क्या है, 2 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। किसको? उत्तरी पश्चिमी को। कौन से 2 हिस्से? शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। अब अर्ध शुष्क प्रदेश कौन सा है और शुष्क प्रदेश है वो कौन सा है? ठीक है, अब सबसे पहले शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश, ये तो आपका क्या हो गया, शुष्क प्रदेश। अब ये वाला पूरा क्या है आपका अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है, ये आपका क्या है, अर्ध शुष्क प्रदेश, और ये वाला क्या आ गया आपका अरावली क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या है, पहला पॉइंट उठाएंगे और पहले पॉइंट के लिए अपन को क्या है, सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश, अब इनको अलग अलग एक पॉइंट के हिसाब से अपन पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट है, जैसे मान लो ये कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे फैला हुआ है, ये चारों पॉइंट हो गए। अब सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि राजस्थान है वो आया कहाँ से, राजस्थान की उत्पत्ति है वो हुई कैसे। सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लो पहले के लिए कहा गया एक पृथ्वी से निकला हुआ पदार्थ था और वो एक जगह यानी कि सूर्य से निकला हुआ पदार्थ था और वो आकर एक जगह इकट्ठा हो गया और उसका नाम क्या रखा गया, पेंजिया। ठीक है, पेंजिया नाम रखा गया, और उसी के चारों तरफ क्या था, एक पैंथालासा नाम,
का एक महासागर। ठीक है, अब महासागर के अंदर क्या होता है, पानी पानी होता है। यानी कि जब सूर्य से पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तो पदार्थ जो टूट कर अलग हुआ था वो उसके चारों तरफ पहले ये मतलब जैसे मान लो आप महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें ये वेगनर की द्वारा कही हुई बातें हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, पेंजिया नाम का एक क्या था, पदार्थ था, और पदार्थ था मतलब सूर्य से टूटने वाला एक पदार्थ था और वो एक जगह इकट्ठा था और उसके चारों तरफ पैंथालासा नाम का एक महासागर था। जब पेंजिया के अंदर क्या हुआ, हलचल हुई तो क्या हुआ, वो क्या हो गया, टूटकर अलग हो गया। ठीक है, टूटकर जब अलग हुआ तो ये महासागर का पानी है, ये क्या हो गया, अंदर चला गया। ठीक है, अंदर जाने से पेंजिया क्या हो गया, दो हिस्सों में बट गया। पहला जो ऊपर वाला हिस्सा है, जब ये दो भागों में बटा तो ऊपर वाले हिस्से को क्या कहा गया, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और नीचे वाले हिस्से को क्या कहा गया, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ऊपरी हिस्से में तो क्या बन गए, फिर अलग अलग धीरे धीरे क्या हुआ, ये क्या हो गए, फिर धीरे धीरे अलग होने लग गए और यहाँ पे क्या हो गया, एक सागर की सागर बन गया, जिसे क्या कहा गया, टैथिस सागर। ठीक है, और इसी टैथिस सागर से क्या माना गया है कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है उसकी उत्पत्ति किससे मानी गई है, टैथिस सागर से मानी गई है। और इस टैथिस सागर के अंदर ही क्या था, आपका मरुस्थलीय भाग था और यहीं पे पहले क्या कहा गया कि आपका हिमालय पर्वत है वो भी आपका यहीं पे स्थित था। कि जैसे जैसे इनके अंदर हलचल हुई, ये कहानी समझ में आ गई क्या, कि सबसे पहले सूर्य से क्या हो गया, सूर्य से पदार्थ निकला और वो पदार्थ क्या हुआ, एक जगह इकट्ठा हो गया और इकट्ठा होने को उसको क्या कहा गया, पेंजिया कहा गया। पेंजिया के चारों तरफ पानी ही पानी था, उसे पैंथालासा महासागर का नाम दिया गया। जब पेंजिया के अंदर किसी भी वजह से वो भूगर्भिक हलचलें हुई, उनके कारण क्या हो गई, हलचल हुई और वो टूटकर बिखर गया, टूट गया, अलग हो गया, जिसके कारण जो पानी होता है टूटने के बाद में ये पानी क्या हो गया, अंदर चला गया, दो हिस्सों में टूट गया। पहला हिस्सा आपका अंगारा लैंड कहलाता है और दूसरा आपका क्या कहलाता है, पैंथालासा कहलाता है। जब ये पैंथालासा महासागर है पूरा क्या है, अंदर, यानी कि ये पानी पानी हो गया इधर की साइड, यानी बाहर वाला पानी है अंदर आने लग गया। इसके कारण क्या हो गया, एक टैथिस सागर का निर्माण हुआ और इसी टैथिस सागर से क्या मानी गई है, मरुस्थल की उत्पत्ति मानी गई है। और इसी क्षेत्र के अंदर हिमालय का जो पार्ट है, इसीलिए राजस्थान के लिए कहा जाता है कि जो नमक बनाने की जितनी भी झीलें हैं वो क्या है, टैथिस सागर होने की वजह से ये इसके अंदर क्या है, ये क्षेत्र क्या हो गया आपका मतलब लवण युक्त माना जाता है। और इसका सबसे पुराना हिस्सा आपका क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र को माना गया है। और इसका सबसे नवीनतम जो पार्ट है वो आपका कौन सा है, नवीनतम पार्ट, ये आपका पूर्वी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, सबसे नवीनतम ये वाला पार्ट है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है वो नवीनतम माना गया है और सबसे पुराना जो पार्ट है वो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र को माना गया है। इसी से क्या है, आपके हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और जैसे कहा जाता है कि आपका जो प्रायद्वीपीय, यानी कि इंडिया का जो प्रायद्वीपीय पार्ट है, जो नीचे वाला हिस्सा है, उसकी उत्पत्ति है वो किससे
मानी गई है। प्रायद्वीपीय जो वो किसका हिस्सा है, ये आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसके अंदर और इसी का पार्ट क्या है आपका, ये वाला दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को माना जाता है। तो इस तरीके से क्या है, राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी प्रदेश, अरावली है, अरावली भी किसका पार्ट माना गया है, आपका प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का पार्ट माना गया है। तो इस तरीके से क्या है, राजस्थान की उत्पत्ति हुई। और राजस्थान की उत्पत्ति के साथ साथ क्या बने, आपके मरुस्थलीय पार्ट है, पूर्वी पार्ट है या पठारी पार्ट है, ये इनकी उत्पत्ति मानी गई है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, इसका क्षेत्रफल देखते हैं कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, 61.1% भाग पे। यानी कि अगर वर्ल्ड के अंदर इतने मरुस्थलीय पार्ट हैं, लेकिन वहां पे क्या है, जनसंख्या का बसाव, यानी कि राजस्थान का ये जो पार्ट है इसमें मरुस्थलीय भाग होने के साथ साथ में यहाँ पे जनसंख्या का बसाव भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान का ऐसा कौन सा पार्ट है जो मरुस्थलीय होने के साथ साथ में यहाँ पे जनसंख्या का बसाव भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो आपका कौन सा आएगा, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, 61% भाग पर फैला हुआ है। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, इसकी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 640 किलोमीटर। ठीक है, 640 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। और इसी के साथ में इसका क्या है, जो चौड़ाई है आपकी, वो चौड़ाई आपकी कितनी है, 300 किलोमीटर। और जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी है, 200 से 300 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका संपूर्ण क्षेत्रफल है। इसकी जो लंबाई है वो 640 है, चौड़ाई है वो आपकी 300 है, और जो ऊंचाई होती है वो आपकी कितनी है, 200 से 300 मीटर। ठीक है, ये आपका इसका सामान्य परिचय। फिर इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे वर्षा है वो कितनी होती है। ठीक है, इस वाले क्षेत्र के अंदर वर्षा है वो कितनी पाई जाती है। तो यहाँ पे वर्षा है वो 20 से 50 सेंटीमीटर होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, बरसात की कमी पाई जाती है। और इसी क्षेत्र के अंदर क्या है, मरुस्थलीय भाग को 2 भागों में डिवाइड करने वाली महान जो रेखा है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इधर की साइड में तो आपके क्या है 25 सेंटीमीटर बरसात होती है, और यहाँ पे आपकी क्या है 50 सेंटीमीटर के लगभग बरसात होती है। और यहाँ पे क्या है, तापमान, तापमान है वो कितना पाया जाता है, तापमान आपका -3 से 49 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, इसका रीजन बताती हूँ। क्योंकि ये क्या है, आपका मरुस्थलीय प्रदेश है, और मरुस्थलीय प्रदेश होने के कारण यहाँ पे क्या है, बलुई मिट्टी पाई जाती है, बालू मिट्टी पाई जाती है। और बालू मिट्टी की विशेषता ये होती है कि इसके कण होते हैं वो मोटे होते हैं, जिसके कारण सूर्य से आने वाला ताप है वो अधिक ग्रहण करते हैं, अधिक तेजी से प्रवेश करते हैं, जिसके कारण वो मिट्टी क्या होती है, बहुत जल्दी तो गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ही ठंडी हो जाती है।
तो जैसे ही उसे सूर्य का प्रकाश मिलता है तो वो गर्मियों के महीने में इसका तापमान 49 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और सर्दियों के अंदर क्या है -3 डिग्री भी चला जाता है। तो ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पे तापमान है, तापांतर है, दैनिक तापांतर। क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे कि अपने भारत के अंदर ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पे दैनिक तापांतर है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो दैनिक तापांतर आपका मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर मिलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद में आपका आता है कि इन्हीं क्षेत्रों के अंदर, जैसे मान लो आपका तापमान के बाद में आपका आ गया जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मरुस्थल है वो पाए जाते हैं। किस अकॉर्डिंग, जैसे मरुस्थल के लिए कहा जाता है कि हमादा नाम का एक मरुस्थल पाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि ये पथरीला होता है। ठीक है, हमादा एक मरुस्थल है और ये पथरीला है, यानी कि यहाँ पे पत्थर जो है वो पाए जाते हैं, पथरीला जिसे कहा जाता है, इसलिए इसे हमादा मरुस्थल कहते हैं। दूसरा है तुम्हारा ईख, ये क्या है आपका रेतीला मरुस्थल कहलाता है। यानी कि मिट्टी से बना हुआ होता है, इसलिए इसे एक कहते हैं मरुस्थलीय। हमादा आपका पथरीला होता है, इसलिए इसका नाम पथरीला हमादा कहलाता है। फिर है उसके बाद में आपका जैसे मान लो इसके अंदर वनस्पति है, कि इस क्षेत्र के अंदर वनस्पति है वो कैसी पाई जाती है। वनस्पति आपकी देखो, वनस्पति का प्रभाव है वो सबसे ज्यादा किस अकॉर्डिंग देखा जाता है कि वनस्पति इस क्षेत्र में कैसी पाई जाएगी, कि जहाँ पे बरसात है, जहाँ पे पानी है वो अधिक पाया जाएगा, तो वहां पे वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, वो भी क्या होंगे आपके बड़े होंगे या अच्छे होंगे। तो इस क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है उसकी विशेषता होती है कि यहाँ पे पानी की कमी की वजह से क्या होता है, वनस्पति है वो बहुत छोटी पाई जाती है। जो छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं उन्हें कैक्टस कहा जाता है, कि छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं। अगर यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं, अधिकतर यहाँ पे खेजड़ी है, छोटी छोटी झाड़ियां हैं, ऐसे वृक्ष हैं वो वनस्पति के रूप में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? अब इन जो ये वनस्पति है इसकी विशेषता क्या है, जैसे इसकी विशेषता के रूप में अगर अपन पढ़ते हैं तो इन पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, इनके ऊपर कांटे लगे हुए होते हैं, और इन पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो काफी गहराई तक चली जाती है। क्यों चली जाती है? इसका रीजन है क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है, वनस्पति को क्या है पानी नहीं मिल पाता है, पेड़ पौधों को पानी है, इस क्षेत्र में पानी की कमी पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जड़ें जो होती हैं वो गहराई के अंदर चली जाती हैं पानी की खोज के लिए। इसलिए इन क्षेत्रों की, इन वनस्पति की ये विशेषता पाई जाती है। इनकी पत्तियां हैं वो छोटी छोटी होती हैं, इनके ऊपर कांटे लगे हुए होते हैं, इनकी जड़ें हैं वो काफी गहराई तक चली जाती हैं, और इस तरीके से ये यहाँ पे वनस्पति है वो पाई जाती है। साथ ही इसके लिए कहा जाता है कि इस क्षेत्र के अंदर क्या बने हुए होते हैं, लाठी सीरीज है वो होता क्या है वो बताती हूँ। लाठी सीरीज ये कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर। जैसलमेर में पाई जाती है। यानी कि जब पहले के टाइम में क्या है सरस्वती नदी निकलती थी तो वहां पे क्या है मीठे पानी की जो क्या थी एक सीर बन गई थी,
ठीक है, सीर बन गई थी। और इसमें इसके अंदर क्या होता है, मीठा पानी है, मीठा पानी पाया जाता है। इसकी विशेषता के लिए कहा जाता है कि इस क्षेत्र के अंदर, ये कहाँ पे है, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका क्या है, लाठी सीरीज के रूप में माना जाता है। क्यों है, ये क्या है, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, इन तीनों को मिलाकर बनाए गए यहाँ पर क्या है, बालू का पत्थर, बालू का पत्थर और चूना पत्थर, चूना पत्थर, इन दोनों की क्या है, सीरीज पाई जाती है कि यहाँ पे क्या है चूना पत्थर और बालू का पत्थर, ये दोनों यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर पाई जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि चूना पत्थर, जैसे मान लो बरसात हुई या कोई नदी निकली, जैसे मान लो अजमेर का जो लूनी, अजमेर वाला जो लूनी क्षेत्र है, जैसे मान लो ये आपका अजमेर है और यहाँ से क्या है ढाल। एक चीज और बताना भूल गई कि इसका ढाल जो होता है वो किस ओर से किस ओर होता है, कौन से क्षेत्र का, मरुस्थलीय क्षेत्र का। जैसे मान लो अजमेर के लूनी क्षेत्र से लूनी नदी निकलती है नाग पहाड़ से, तो इस वाले क्षेत्र से क्या है आपकी लूनी नदी निकलती है और कच्छ के रण में गिरती है। तो बहाव अगर देखेंगे, ढलान जो देखा जाता है तो कैसे बताएंगे, ये आपका कौन सा पार्ट है, उत्तरी, और ये आपका है पूर्वी। तो इसका जो ढलान होगा वो क्या होगा आपका, उत्तरी पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है, किसका, मरुस्थलीय, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का। तो इस क्षेत्र के अंदर क्या है, मीठे पानी की सीर बनी हुई है, और किसके कारण बनी हुई है, जैसे ही मान लो इस क्षेत्र के अंदर क्या होते हैं, जैसे बरसात हो गई या पानी आ गया, तो ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये क्या है, पानी को अपने अंदर सोख लेता है, और सोखने के कारण नीचे पानी जमा होता रहता है। और इस क्षेत्र के अंदर क्या है, पानी जमा होने के कारण इस क्षेत्र के अंदर ये लाठी सीरीज के नाम से जानी जाती है, जिसके अंदर क्या है, मीठा पानी निकलता रहता है। और उसके अंदर जैसलमेर में नलकूप लगाए हुए हैं, नलकूप लगे हुए हैं, जिसे चांदल नाम से जाना जाता है। चांदल नाम से जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र, जैसलमेर के अंदर ये जो लाठी सीरीज बनी हुई है, लाठी सीरीज जो बनी हुई है ये जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, लेकिन जो ये लगा हुआ है ये जैसलमेर के चांदल गांव के अंदर एक नलकूप लगा हुआ और जिसमें हमेशा क्या है, मीठे पानी का रिसाव या नलकूप के रूप में पानी निकलता रहता है। तो ये इस वाले क्षेत्र के अंदर दो पत्थर पाए जाते हैं, बालू का पत्थर और चूना पत्थर। दोनों क्या होते हैं, पानी को अवशोषित करते हैं, सोखते रहते हैं। बालू का यानी, बालू की मैंने अभी विशेषता बताई थी कि बालू मिट्टी होती है वो पानी को ज्यादा सोखती है, जिसके कारण क्या होती है, यहाँ पे क्या है, दो प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। और इस वाले क्षेत्र के अंदर क्या है, मिट्टी है वो क्या है, कम पाई जाती है, जिसके कारण इस वाले क्षेत्र के अंदर क्या होता है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बालू का मुक्त, बालू का मुक्त क्षेत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पत्थर जमे हुए हैं, जिसके कारण इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बालू का मुक्त क्षेत्र कहा जाता है। और बाकी क्या है आपका, बालू का युक्त क्षेत्र कहलाता है। इसी क्षेत्र के अंदर आपकी क्या है, इसी क्षेत्र के अंदर आपकी पाई जाती है, जैसे मान लो मतलब वो पाए जाते हैं आपके धोरे। धोरे क्या होते हैं कि जैसे ही हवा जब चलती है तो हवा के चलने से क्या बन जाते हैं, इस तरीके से आकृति बन जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, धोरे कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई और कल वाले टॉपिक में पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।